हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास जिसमें हम सोल्व करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के लिए प्रैक्टिस सेट को। सीएचएसएल जिसको हम बोलते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम आप 10+2 के बाद दे सकते हैं एसएससी में जॉब करने के लिए। तो इसमें आज हम करने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए शुरू ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। हमें एक सेंटेंस दिया गया है, उसके पार्ट्स को अलग अलग कर दिया गया है, हमें क्या करना है, उनको करेक्ट ऑर्डर में जोड़ना है। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा शुरू होता है क्लाइमेट चेंज इज से। क्लाइमेट चेंज इज, जो क्लाइमेट का मतलब होता है पर्यावरण, पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, वो क्या है, a broad topic that includes periodic alterations in earth। जो क्लाइमेट चेंज है वो क्या है, ए बोर्ड टॉपिक, एक व्यापक विषय है, दैट इंक्लूड्स, जिसमें शामिल है पेरियोडिक अल्ट्रेशन, विभिन्न प्रकार के बदलाव, इन अर्थ, पृथ्वी के, क्लाइमेट, पृथ्वी के पर्यावरण में, जो पृथ्वी के पर्यावरण में बार बार अलग अलग तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, कोज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस इन कॉम्बिनेशन, जो प्राकृतिक ताकतों से या मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं उनकी वजह से हो रहे हैं, और इन कॉम्बिनेशन, और उनका कॉम्बिनेशन किनके साथ बन रहा है, विद द इफेक्ट ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, विभिन्न प्रकार के मानव द्वारा जो गतिविधियां की जा रही है उनके प्रभाव से। तो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, पृथ्वी के वातावरण में जो बार बार परिवर्तन हो रहे हैं, वो किस वजह से हो रहे हैं, नेचुरल फोर्सेस की वजह से, और उनका कॉम्बिनेशन किसके साथ बना हुआ है, वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, विभिन्न प्रकार की मानव की जो गतिविधियां हैं उनके साथ। ठीक है, लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड चेंजेस इन लैंड कवर एंड बायोडाइवर्सिटी। वो किस किस तरह की गतिविधियां हो रही है, एक तो जीवाश्म ईंधन को जलाया जा रहा है, और पृथ्वी का जो भू आवरण है उसको बार बार बदला जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही पैटर्न हमारा बनने वाला है, क्लाइमेट चेंज इज अ बोर्ड टॉपिक, सबसे पहले क्यों, उसके बाद दैट इंक्लूड्स पेरियोडिक अल्ट्रेशन इन अर्थ्स क्लाइमेट, पी के बाद, क्यों के बाद पी, caused by natural forces in combination with the effect of various human activities, पी के बाद आर, fossil fuels and changes in land cover and biodiversity, उसके बाद एस, क्यू पी आर एस, क्यू पी आर एस, ऑप्शन नंबर 4, जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा सही आंसर है। इस सेंटेंस को हमें इस ऑर्डर में अरेंज करना है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हमें खालिस्तान दिया गया है, उसमें हमें क्या करना है, सही ऑप्शन चूज करना है। हाउएवर, हालांकि, एवन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947, इंडिपेंडेंस क्या होती है हमारी, स्वतंत्रता। जब हम स्वतंत्र हो गए 1947 में, ब्रिटिश एक्सपायरेट फर्म्स, एक्सपायरेट फर्म्स का मतलब होता है प्रवासी कंपनियां, एक्सपायरेट का मतलब होता है प्रवासी और फर्म्स का मतलब होता है कंपनियां, डिड नॉट सडनली ब्लैंक फ्रॉम इंडिया। हालांकि हम 1947 में आज़ाद हो गए थे, लेकिन कुछ ब्रिटिश प्रवासी कंपनियां थी जिन्होंने अचानक से भारत को नहीं छोड़ा या नहीं गए। तो यहाँ पे हमें चूज करना है डाइवेस्ट। डाइवेस्ट का मतलब होता है विनिवेश। तो वो जो प्रवासी कंपनियां थी जिन्होंने भारत के अंदर क्या कर रखा था, निवेश किया हुआ था अलग अलग जगहों पे, वो अचानक से भारत से नहीं गए। ठीक है,
ओके, अगर अदर ऑप्शन हम देखें, क्लोज का मतलब होता है बंद करना, डिसअलाउ का मतलब होता है अनुमति ना देना, और कंसीडरेट का मतलब होता है पवित्र करना। तो जो प्रवासी कंपनियां होती है वो क्या करती हैं, दूसरे देशों में जाके निवेश करती हैं, और उन्होंने भारत में क्या किया हुआ था, निवेश किया हुआ था, जिसके कारण वो अचानक से भारत से नहीं गए। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है, उसके लिए हमें एक वर्ड चूज करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज का जो आकाशीय जो पिंड हैं उनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है। देखिए, सबसे पहले नंबरोलॉजी। नंबरोलॉजी होती है अंक ज्योतिष। नंबरोलॉजी क्या होती है, अंक ज्योतिष। उसके बाद है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी होती है हमारा खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान। उसके बाद है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी होती है हमारी ज्योतिष। और स्टार गेजिंग होती है हमारी ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टार्स। ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टार्स। देखिए, सबसे पहले नंबरोलॉजी। नंबरोलॉजी अंक ज्योतिष, इसमें क्या होता है, आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में स्टडी की जाती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नंबरोलॉजी। उसके बाद है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी तो खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान हमारा जो ब्रह्मांड है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी के बारे में पढ़ा जाता है, उन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है, और उसी को बोला जाता है स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे वो है एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी होती है ज्योतिष, जिसमें बोला जाता है कि आपके ग्रह इस तरह से हो गए हैं, या ये ग्रह उधर उधर चला गया, ये उधर चला गया है। ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं कि भविष्य देखा जाता है एक तरह से, कि आपका ये ग्रह गलत चल रहा है, ये गलत ग्रह सही चल रहा है, उसको हम बोलते हैं ज्योतिष विज्ञान। ठीक है, और स्टार गेजिंग होती है ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टार्स, की स्टार्स की जो स्थिति है उनको चेक किया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड, एस्ट्रोनॉमी। जो स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज है उसको बोला जाता है खगोल विज्ञान। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी। ओके, चलिए आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। जो वर्ड हमें दिया गया है उसका हमें अपोजिट मीनिंग चूज करना है। ठीक है, तो हमें वर्ड दिया गया फ्रस्ट्रेट। फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है हताश। फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है हताश। चलिए अब देखते हैं हमें क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे। फ्रस्ट्रेट का मतलब हो गया हताश। चलिए, सबसे पहले है हमारे पास इर्क। इर्क का मतलब होता है सताना। इर्क का मतलब होता है सताना। उसके बाद है सरकमवेंट। सरकमवेंट का मतलब होता है धोखा देना। उसके बाद है फोस्टर। फोस्टर का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करना। एक सेकेंड। प्रोत्साहित करना। उसके बाद है फिटर। फिटर का मतलब होता है बेड़ी डालना, रुकावट डालना। बोलते हैं ना, पैरों में बेड़ी पड़ गई, बेड़ी डालना। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हमें जो वर्ड दिया गया है
फ्रस्ट्रेट, जिसका मतलब होता है हताश, निराश, एकदम से बिल्कुल ही मायूस हो रखा है बंदा, ठीक है। और उसके बाद उसका जो विपरीत होता है वो होता है किसी को प्रोत्साहित करना, हिम्मत देना कि कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है यहाँ पे दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो फ्रस्ट्रेट का जो अपोजिट बनेगा वो बनेगा फोस्टर। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्या दिया गया है, चूज द ऑप्शन विच इज करेक्ट पैसिव फॉर्म। हमें यहाँ पे क्या है, एक्टिव फॉर्म दिया हुआ है और उसका हमें क्या बनाना है, पैसिव फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो जब एक्टिव से हम पैसिव में चेंज करते हैं तो इसमें हमारे कुछ एक बातें होती हैं, जैसे हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसी हिसाब से जो टेंस है वो भी थोड़ा सा चेंज होता है। तो चलिए देखते हैं। सेंटेंस हमें दिया गया है रवि गेव यू द इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो मैं देखना बाद में क्या दिया गया है, साइन ऑफ क्वेश्चंस, मतलब यहाँ पे पूछा गया है। सेंटेंस आपको सिंपल दिख रहा है लेकिन ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। रवि गेव यू द इंफॉर्मेशन, क्या रवि ने तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन दी है या रवि ने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी है, इस तरह से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन देखने में सेम लग रहा है लेकिन पीछे जो साइन ऑफ क्वेश्चन है ये इस क्वेश्चन को क्या बना रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहा है, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को शुरू करने से पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रवि जो हमारा है वो सब्जेक्ट है और द इंफॉर्मेशन जो हमारा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, एक्टिव फॉर्म। लेकिन जब हम इसका पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट। तो इंफॉर्मेशन आगे आ जाएगा और रवि पीछे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद गेव, गेव क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, जब आपको एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है तो आपको पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वो यूज करनी है वॉज या वर, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में होती है तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज करनी है वो भी किसकी यूज करनी है, पास्ट टेंस की यूज करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब हमारा सब्जेक्ट क्या बनने वाला, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करेंगे, वॉच। तो हमारा जो सेंटेंस है वो वॉच से स्टार्ट होना चाहिए। ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये बच गया हमारा सेकंड ऑप्शन जो कि सही आंसर होने वाला है, ठीक है। वॉज द इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गई। गिवन वर्ब, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। गेव यहाँ पे सेकंड फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म हमारी बनती है गिव, सेकंड होती है गेव और थर्ड हमारी होती है गिवन, ठीक है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे उसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। टू यू हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट था बाय रवि, ठीक है। वॉज द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू बाय रवि। तो हमारा जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को ढूंढना है। सबसे पहले शूट, फिर ब्लूम, ग्रूम, ग्लूमी। तो यहाँ पे हमारा जो शूट है ये मिसस्पेल्ड है, ठीक है। शूट की जो सही स्पेलिंग बनती है दैट इज SHOT, यू की जरूरत नहीं होती है। शूट, शूट का मतलब होता है गोली मारना, आई विल शूट यू, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। उसके बाद है ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है खिलना, जैसे फूल खिलते हैं। उसके बाद है ब्रूम, ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू, घरों में सफाई के लिए यूज करते हैं। ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है उदासी, ठीक है। ये तीनों सही स्पेल्ड है और जो शूट है वो रॉन्ग स्पेल्ड है। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। नीचे हमें कुछ एक सेंटेंस दिया गया है, उसके लिए हमें क्या करना है, वन वर्ड चूज करना है। वन हु हैज प्रेजेंस न्यूरोटिक इम्पल्स टू स्टील, एक ऐसा व्यक्ति जिसको
प्रेसिस्ट न्यूरोटिक इम्पल्स, ये एक तरह की बीमारी होती है, किसकी? चोरी करने की। ठीक है, ये आदत भी आप बोल सकते हो या बीमारी, एक तरह से बीमारी भी बोल सकते हैं। और ये जो बीमारी होती है इसको बोला जाता है क्लेप्टोमैनिक। जिस उस व्यक्ति को क्लेप्टोमैनिक बोला जाता है जो इस बीमारी से ग्रस्त होता है, और ये बीमारी होती है क्लेप्टोमीनिया। कौन सी बीमारी होती है? क्लेप्टोमीनिया, जिसमें आदमी को चोरी करने की आदत होती है। जैसे ही वो कुछ अच्छी सी चीज़ देखता है उसकी तरफ आकर्षित होता है और उसको चुरा लेता है, तो उसको बोला जाता है क्लेप्टोमैनिक। ए मैन हु इज सफरिंग फ्रॉम द क्लेप्टोमीनिया डिजीज। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो क्लेप्टोमीनिया डिजीज से ग्रस्त है। उसके बाद अगर हम अदर ऑप्शंस देखें, आंसर्स हमारा मिल गया हमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें, आइकोनिक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट होता है ऐसा व्यक्ति जिसको मूर्ति पूजा से, या जो मूर्ति पूजा का विरोध करता है। ठीक है, उसको मूर्ति पूजा पसंद नहीं है, वो मूर्ति पूजा का विरोध करता है। ठीक है, उसके बाद है हाइपोक्रेट। हाइपोक्रेट होता है पाखंडी। हाइपोक्रेट क्या होता है? पाखंडी, जो पाखंड करता है। जैसे बहुत सारे बाबा होते हैं जो सही में संत नहीं होते हैं, लेकिन उनका चोला धारण कर लेते हैं और संत होने का पाखंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कॉन्शर। कॉन्शर का मतलब होता है विशेषज्ञ। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, वो जिस फील्ड में है वो उस फील्ड का विशेषज्ञ है। ठीक है, जैसे डॉक्टर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो जैसे कुछ टीचर्स होते हैं वो अपने एक सब्जेक्ट के क्या होते हैं? विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, कॉन्शियर। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वहाँ यहाँ पे वो है क्लेप्टोमैनिक, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हमें यहाँ भी क्या करना है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है, उसके लिए एक वर्ड ढूंढना है। चलिए देखते हैं। वन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जिसको जो शादी की व्यवस्था है वो पसंद ही नहीं है, मतलब जिसको शादी करना ही पसंद नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं मिसोगैमिस्ट। क्या बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को हम? मिसोगैमिस्ट, जिसको जो शादी की व्यवस्था है वो पसंद ही नहीं है। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस की, तो हमारा पहला ऑप्शन है कोकेट। कोकेट का मतलब होता है नखरे दिखाना। जो बहुत ज़्यादा नखरे दिखाता है उसको बोला जाता है कोकेट। उसके बाद है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट होता है हमारा बहुभाषी। पॉलीग्लॉट हमारा क्या होता है? बहुभाषी, ऐसे व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बहुभाषी। ठीक है, उसके बाद है पेडेंटिक। पेडेंटिक क्या होता है? पेडेंटिक हमारा होता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी, जो बिल्कुल एकदम पुरानी सोच को लेके चल रहा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं रूढ़िवादी। ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन है यहाँ पे है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, मीसोगैमिस्ट। ऐसा व्यक्ति जिसको शादी की जो व्यवस्था है वो पसंद ही नहीं है, उसको बोला जाता है मीसोगैमिस्ट। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। हमें ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जिसमें किसी स्पेलिंग में कोई एरर ही ना हो। यू रिमाइंड मी ऑफ समवन आई न्यू वंस, ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, इसको हमें लिखना है वंस। ठीक है, उसके बाद यू रिमाइंड मी ऑफ समवन आई न्यू वंस, ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल करेक्टली स्पेल्ड है, इसकी किसी भी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं है। यू रिमाइंड मी ऑफ समवन पे आप मुझे एक ऐसे व्यक्ति की याद दिलाते हो, आई न्यू वंस, जिसे मैं कभी जानता था। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें यू रिमाइंड मी ऑफ समवन आई न्यू वंस, तो यहाँ पे क्या है, जो रिमाइंड की स्पेलिंग है वो गलत दी गई है। यहाँ पे अगर हम देखें यू रिमाइंड, यहाँ पर भी क्या है, रिमाइंड की जो स्पेलिंग है वो
गलत दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन है दैट इज आंसर सेकंड। ऑप्शन सेकंड जो हमारा है राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम। हमें एक एडियम दिया गया है, उसका एक अप्रोप्रिएट आंसर हमें चूज करना है। चलिए देखते हैं। स्लैप ऑन रिस्ट मतलब कमर पर हल्के से एक स्लैप करना या थप्पड़ लगाना। ठीक है, तो कमर पे थप्पड़ लगाना वो क्या होता है? क्रिटिसाइज समवन स्ट्रोंगली एंड एंग्रली, किसी को बहुत स्ट्रोंगली, बहुत ताकत से या बहुत गुस्से में क्रिटिसाइज करना, या उसकी क्रिटिसाइज करने का मतलब होता है किसी की बुराई करना, एक तरह से आप बोल सकते हो। ठीक है, वाइल्ड एंड एक्साइटमेंट, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ही रफली। वाइल्ड का मतलब क्या होता है? जंगली होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे हम ले लेंगे रफली। ठीक है, वो इसमें भी कुछ नहीं होगा। मिसअंडरस्टैंड ईच अदर, एक दूसरे को गलत समझना, ये भी नहीं होगा। ए मिल्ड पनिशमेंट, एक हल्की सी सज़ा। तो स्लैप ऑन रिस्ट क्या होता है? एक हल्की सी सज़ा। जैसे हम किसी के कमर पे ऐसे पीछे थप्पड़ मार देते हैं, क्या होता है? उससे कुछ नहीं होता। तो वो क्या होता है कि हल्की सी सज़ा होती है। मान लो किसी गुस्से हैं, उसको पीठ पे थप्पड़ मार दिया हल्के से। ठीक है, तो ये क्या है? मिल्ड पनिशमेंट। रिस्ट, सॉरी, स्लैप ऑन रिस्ट। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्योंकि ना तो हम यहाँ पे किसी से गुस्सा हैं, ना ही यहाँ पे कुछ एक्साइटेड कर रहे हैं, और ना ही किसी को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक हल्की सी सजा है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम। सेम मीनिंग हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो वर्ड हमें दिया गया है एपोलोगेटिक। एपोलोगेटिक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपनी गलती मान ले। गलती मान लेना या गलती मान लेने वाला। ठीक है, एपोलोगेटिक, ऐसे व्यक्ति जिसने अपनी गलती मान ली है, जो पछता रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शंस में। जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा है डिराइव्स। डिराइव्स का मतलब होता है व्यंग्यात्मक, किसी के ऊपर व्यंग्य करना। व्यंग्यात्मक, किसी के ऊपर व्यंग्य करना। ठीक है, उसके बाद है कंट्राइट। कंट्राइट का मतलब होता है पश्चातापी। कंट्राइट का मतलब क्या होता है? पश्चातापी, जो अपनी गलती के ऊपर पछता रहा है। स्टेगनेंट, स्टेगनेंट का मतलब होता है आलसी। स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है? आलसी। और सॉलिड का मतलब क्या होता है? कठोर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है? जो गलती मान ले अपनी, उसको क्या बोलते हैं? पश्चातापी, जो पछता रहा है गलती करने के बाद। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो जो अपोलोगेटिक है, ऐसे व्यक्ति जिसने अपनी गलती मान ली है, वो क्या होता है? कॉन्ट्राइट। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। यहाँ पे भी हमें क्या करना है? एक सेम मीनिंग ढूंढना है जो वर्ड हमें दिया गया है। तो हमें यहाँ पे वर्ड दिया गया है मैग्नेनिमिटी। मैग्नेनिमिटी, मैग्नेनिमिटी का मतलब होता है उदारता, दयालुता। उदारता या दयालुता। तो चलिए अब देखते हैं। पहला जो हमारा ऑप्शन है दैट इज अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म होता है परोपकारिता। परोपकार करने की आदत, परोपकारिता बोल सकते हैं इसको आप, दयालुता बोल सकते हैं, और उदारता भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें अपना नेक्स्ट ऑप्शन, तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है विरुलेंस। विरुलेंस होता है उग्रता। विरुलेंस क्या होता है? उग्रता। उसके बाद अगर हम अपना नेक्स्ट ऑप्शन देखें दैट इज
इंडिविजियस, इंडिविजियस क्या होता है? इंडिविजियस होता है दवेशतापूर्ण, दवेशपूर्ण, किसी से द्वेष रखना, किसी से बैर रखना। और लास्ट है हमारा वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल होता है अस्थिर। वोलेटाइल क्या होता है? अस्थिर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमें जो वर्ड दिया गया था मैग्नेनिमिटी, उसका मतलब है उदारता या दयालुता, और उसके लिए हमारा जो सही ऑप्शन है दैट इज अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म क्या होती है? परोपकारिता या दयालुता। तो जो हमारा यहाँ पे सही आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो मैग्नेनिमिटी के लिए जो सही ऑप्शन है दैट इज अल्ट्रुइज्म। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। चलिए देखते हैं। माई फीट डू नॉट, मेरे जो पाँव हैं वो नहीं लगे ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, बाकी के दिन। सुबह सुबह वो बंदा इतना खुश हुआ कि पूरे दिन उसके जो पैर है वो जमीन पर नहीं लगे, और लगना होता है टच। टच, माई फीट डिड नॉट टच द ग्राउंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। सुबह सुबह बंदे को इतना खुश हुआ कि पूरे दिन उसके जो पैर थे, या उसको सुबह सुबह कोई ऐसी चीज़ मिली जिसकी वजह से वो इतना खुश हुआ कि पूरे दिन उसके जो पैर थे वो ज़मीन पर नहीं लगे। तो सही ऑप्शन है यहाँ पे आंसर फर्स्ट। माई फीट डिड नॉट टच द ग्राउंड, डू नॉट टच द ग्राउंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। यहाँ पे हमें क्या है? नरेशंस दिए गए हैं, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म हमें दी गई है, उसका हमें क्या बनाना है? इनडायरेक्ट फॉर्म बनाना है ऑफ द गिवन सेंटेंस। चलिए सेंटेंस देखते हैं। द सेग सेड, सेग का मतलब होता है संत, वे संत जो साधु महात्मा होते हैं, उन्होंने बोला था मैन प्रपोजिस एंड गॉड डिस्पोजिस। तो क्या है कि जो मानव है वो प्रस्ताव रखता है, अपनी जो दिखते हैं, अपनी जो परेशानी है वो बताता है, एंड गॉड डिस्पोज, और भगवान उन्हें क्या करते हैं? दूर करते हैं। जब हम भगवान के पास जाते हैं तो हम उनको जाके क्या सुनाते हैं? भगवान मुझे ये दिक्कत है, ये ठीक करवा दीजिए, ये ठीक करवा, ये दिक्कत है, ये ठीक करवा दीजिए, ये काम नहीं हो रहा, ये काम करवा दीजिए, ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो आदमी है वो अपनी समस्याएं बताता है, और जो भगवान जी हैं वो क्या करते हैं? उन्हें दूर करते हैं। और ये क्या है? एक सार्वभौमिक सत्य है, क्योंकि जब भी हम मंदिर में जाते हैं या कहीं भी भगवान जी की प्रतिमा के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, वहाँ जाके हम यही करते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, और भगवान जी उनका क्या करते हैं? निवारण करते हैं। तो जब भी ऐसा कोई सार्वभौमिक सत्य चीज़ आती है और उसको हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ जो कोमाज है उनको हटाना है, और सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करना है। कोमास को हटाना है, और सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किसका यूज़ करना है? दैट का यूज़ करना है, और बाकी सेम टू सेम रहना है, इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव हमें नहीं करना है। ठीक है, तो देखते हैं। द स्वैग सेड दैट द मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। तो जो फर्स्ट है हमारा वो एकदम सही आंसर है। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, द सेग सेड दैट मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। इंसान जो अपनी समस्याएं बताता है, और जो भगवान है वो उनको दूर करते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कोमास को हटाना है और दैट लगाना है। ठीक है, यहाँ पे दैट लगाना है, बाकी सब ऐसे ही रहना है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Improve the underlined part of the sentence. Choose no improvement as an answer if the sentence is grammatically correct. तो हमें अंडरलाइन सेगमेंट को देखना है, अगर वो सही है तो नो एरर चूज करना है या नो इम्प्रूवमेंट चूज करना है, नहीं तो फिर कोई ऐसा पार्ट चूज करना है जो उसको सब्स्टिट्यूट करे और सही करे। चलिए देखते हैं। ए मैन कैन डाई, वह जो इंसान है वो मर सकता है। नेशंस में राइज एंड फॉल, वह जो देश हैं, जो राष्ट्र है वो ऊपर उठ सकते हैं या उनका पतन हो सकता है। बट एन आइडिया लिव्ड ऑन, लेकिन एक जो विचार है वो हमेशा जीवित रहता है।
जीवित रहता है। तो ये क्या है, एक सार्वभौमिक सत्य है कि जो विचार है वो कभी नहीं मरते, वो हमेशा जीते हैं। ठीक है। और इस तरह का कोई जब भी सार्वभौमिक सत्य की बात आती है तो वहाँ पे आपको यूज़ करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, न कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे क्या दिया गया है, लिव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म जो हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या यूज़ करना होता है, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस। ठीक है। एन आइडिया, यहाँ पे एन आइडिया क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उसके साथ एस या ईएस। वर्ब हमारे पास है लिव और उसके साथ हम लगा देंगे एस, लिव्स ऑन। ऑप्शन नंबर थर्ड। तो हमारा यहाँ पे जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है। आइडिया लिव्स ऑन, जो विचार है वो हमेशा रहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ईडियम और फ्रेज। हमें एक ईडियम दिया गया है, उसका बताना है हमें सही आंसर। बॉडी एंड सोल, बॉडी एंड सोल का मतलब होता है तन और मन। बॉडी का मतलब तन, सोल का मतलब मन। तन और मन, तन बाहर से, मन अंदर से। तन बाहर से, मन अंदर से, मतलब किसी चीज़ के बारे में अंदर और बाहर से बिल्कुल अच्छी तरीके से जान लेना। ठीक है, उसको बोला जाता है वोली एंड एंटायरली, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से किसी चीज़ के बारे में पूर्ण रूप से जान लेना। लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु, ये नहीं होगा। हैप्पीनेस एंड शोरो, खुशी और दुख, ये भी नहीं होगा। टू सोल्व ए डिफिकल्टी, किसी कठिन चीज़ को सोल्व करना, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, पूर्ण रूप से किसी चीज़ को जानना, मतलब अंदर से और बाहर से, बॉडी एंड सोल। सो हमारा सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। चलिए देखते हैं। वर्जन्स ऑफ द यूरोपियन पुअर लॉस, चैरिटेबल एंड इन फॉर्मर कॉलोनीज सच एज घाना in their missionary activities and the introduction of Western Javelin Justice Producer Philippines, the basic welfare services grown up as modifies। तो इसका जो सही पैटर्न है हमारे पास वो हमारा है QPRS। ये जो पैटर्न है हमारा, ये सही होने वाला। सबसे पहले हमें लेना है क्यों। इन फॉर्मर कॉलोनीज, पहले के जो उपनिवेशक थे उनमें, सच एज जैसे कि घाना, जमैका, इंडिया, एंड द वर्जन ऑफ यूरोपियन पुअर लॉस, चैरिटेबल एंड मिशनरीज एक्टिविटीज एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द वेस्टर्न जेवेलिन जस्टिस प्रोसीजर द फिलीपींस, द बेसिक वेलफेयर सर्विस ग्रू आउट ऑफ द मॉडिफाइड। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस पैटर्न को अरेंज करना है, QPRS। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। हमें एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो दिए गए वर्ड को सेम मीनिंग करे। ठीक है, चलिए देखते हैं। वर्ड हमें दिया गया है क्वेंड्री। क्वेंड्री का मतलब होता है व्याकुलता। क्वेंड्री का मतलब क्या होता है, व्याकुलता। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा चिंच। चिंच का मतलब होता है इजी टास्क, बहुत ही आसान काम, इजी टास्क। उसके बाद है ब्रीज। ब्रीज का मतलब होती है हवा। उसके बाद है क्लिक। क्लिक का मतलब होता है गुट। और लास्ट ऑप्शन हमारा है इम्फेस। इम्फेस का मतलब होता है गतिरोध या रुकावट डालना।
गतिरोध या रुकावट डालना। अब देखिए, बंदा व्याकुल कब होता है? जब उसके बीच में कोई रुकावट आती है। जैसे आप मान लो कोई काम कर रहे हैं लेकिन उसके बीच में क्या कोई रुकावट आ जाए तो आप क्या उठते हैं? एकदम से व्याकुल हो उठते हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन है यहाँ पे दैट इज ऑप्शन नंबर 4। हमारा जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट। हमें एक ऐसा पार्ट ढूंढना है जिसमें एरर है। अगर एरर नहीं है तो क्या चूज करना है? नो एरर। चलिए देखते हैं। द रिसेंट डिस्कवरीज हैव रीजन होप अबाउट पॉसिबल एप्लीकेशंस। कि भाई अभी हाल ही में जो डिस्कवरीज हुई हैं उन्होंने क्या कर दिया है? होप को बढ़ा दिया है। बढ़ा दिया है, बढ़ा दिया है अबाउट पॉसिबल एप्लीकेशंस। कि भाई जो अभी जो अनुप्रयोग हो रहे हैं उन प्रयोगों की संभावनाओं को, कि ये जो प्रयोग हो रहे हैं वो एकदम सही है, उनको बढ़ा दिया है। अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हैव रीजन का मतलब होगा बढ़ा चुके हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है? बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे हमें यूज़ करना है हैव रेज्ड। हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? हैव रेज्ड। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है हैव राइजन होप्स, इसमें मिस्टेक है। यहाँ पे हम राइजन नहीं, हमें यहाँ पे यूज़ करना है रेज्ड। ठीक है, क्योंकि जो अभी हाल ही में डिस्कवरीज हो रही है उन्होंने क्या किया है? होप्स को बढ़ा दिया है, ना कि होप्स को बढ़ा चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20। और हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कहता है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो एरर देन सेलेक्ट द ऑप्शन नो एरर। चलिए देखते हैं। एंड इट जस्ट रिसेंटली अवॉर्डेड, और उसे हाल ही में मिला है $1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट, एक $10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दैट रिक्स ऑफ करप्शन। रिक्स का मतलब होता है बू आना। रिक्स का मतलब क्या होता है? बू आना, जिसमें से बू आ रही है किसकी? करप्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे नो एरर है, सेंटेंस एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट है। एंड इट जस्ट रिसेंटली अवॉर्डेड, उसे हाल ही में मिला है $1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट, $10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दैट रिक्स करप्शन, जिसमें से लग रहा है कि ये करप्शन की वजह से हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा कॉम्प्रिहेंशन। चलिए कॉम्प्रिहेंशन में क्या है? हमें कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है, उसमें से कुछ जो वर्ड्स हैं उनको डिलीट किया गया है और हमें उसको ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि ब्लैंक्स में हम क्या क्या फिलअप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चेंज। जो बहुत सारे फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं वो क्या करते हैं? चेंज करते हैं क्या? अपना कलर। वो क्या चेंज करते हैं? अपना कलर चेंज करते हैं एज दे रिपन, जैसे ही वो पक जाते हैं। बहुत सारी सब्जियां होती हैं और फल होती हैं जो अपना पकने के बाद क्या करती हैं? रंग चेंज करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टोमेटोज, जैसे टमाटर, स्ट्रॉबेरीज एंड रेड बेल पेपर्स। और जो रेड बेल पेपर्स है ऑल चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू रेड, वो सारे क्या होते हैं? पहले हरे होते हैं बाद में लाल हो जाते हैं। कलर इज जस्ट वन वे अलोंग विद साइज। वह जो रंग है वो सिर्फ एक जरिया है या एक माध्यम है, किसके साथ? साइज के साथ, टेक्सचर के साथ एंड स्मेल के साथ। कि वह जो कलर है वो सिर्फ एक माध्यम है, उसके अलावा और माध्यम क्या है? साइज है, टेक्सचर है और स्मेल है। दैट यू कैन टेल इफ ए फ्रूट और वेजिटेबल इज रिपन। ठीक है, कि भाई ये बात बताने के लिए कि भाई जो फल है या सब्जी है वो पक गई है, उसको जानने के लिए हमारे पास क्या क्या माध्यम है? एक तो कलर है और उसके साथ साथ साइज है, टेक्सचर है और स्मेल है। ठीक है, वेजिटेबल इज, सॉरी रिपन नहीं, इज
रेडी टू बी हार्वेस्टेड और इटन। यह बताने के लिए कि जो फल और सब्जी है वो तैयार है किसके लिए, या तो हार्वेस्ट करने के लिए उसको, उसकी फसल काटने के लिए, या ईटन उसको खाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यूज करना है रेडी। इमेजिन ए फैक्ट्री दैट, एक ऐसी फैक्ट्री के बारे में कल्पना करनी है जो क्या करती है, स्ट्रॉबेरीज को पैक करती है, दैट पैक्स द स्ट्रॉबेरीज इनटू प्लास्टिक कंटेनर्स। कि भाई एक ऐसी कंपनी की हमें कल्पना करनी है जो पैक्स करती है किसको, स्ट्रॉबेरी को, किसमें, प्लास्टिक कंटेनर्स में। टू बी शिप्ड ऑफ, शिफ्ट ऑफ का मतलब होता है बाहर भेजने के लिए, शिफ्ट ऑफ का मतलब होता है बाहर भेजने के लिए। भाई एक ऐसी कंपनी जो स्ट्रॉबेरीज को पैक करती है किसमें, प्लास्टिक कंटेनर्स में, शिफ्ट ऑफ टू ग्रोसरी स्टोर्स अक्रॉस द कंट्री। पूरे हमारे देश के अंदर जितने ग्रोसरी स्टोर्स हैं, जो मतलब सब्जी मार्केट की दुकानें हैं, वहाँ पे शिफ्ट ऑफ करने के लिए। इट माइट बी यूजफुल टू हैव ए मशीन दैट ऑटोमेटिकली रिजेक्ट, दैट ऑटोमेटिकली रिजेक्ट, जो अपने आप ही रिजेक्ट कर दे किसको, एनी ग्रीन स्ट्रॉबेरी। देखिए स्ट्रॉबेरी पकती कब है, लाल होने पे। अब हमें एक ऐसी मशीन लानी है जो रिजेक्ट करेगी किसको, ग्रीन स्ट्रॉबेरीज को, जो हरी स्ट्रॉबेरीज हैं उनको रिजेक्ट कर देगी। दैट वर पिक्ड बिफोर दे वर रिपन, जिन्हें पकने से पहले ही तोड़ लिया गया है या उठा लिया गया है। और यू माइट वांट ए मशीन ऑन द फार्म दैट ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज स्ट्रॉबेरीज बाय कलर। और या फिर आप एक ऐसी मशीन की इच्छा कर सकते हैं, ऐसी मशीन चाह सकते हैं जो स्ट्रॉबेरीज को कलर के तरीके से पहचान ले। एंड पिक्स द रेड वंस टू बिगिन विद, और सिर्फ लाल वालों को ही उठाए। ठीक है, तो ये था हमारा पैसेज जिसके हमने समरी जो ब्लैंक्स थे वो फिलअप किए हैं। फर्स्ट में हमने लिया है कलर, सेकंड में हमने लिया है रेडी, थर्ड में हमने लिया है पैक्स, और फोर्थ में हमने लिया था शिप्ड ऑफ। शिप्ड ऑफ, और फिफ्थ में हमने लिया था रिजेक्ट्स। तो ये थे हमारे सही ऑप्शंस। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फर्स्ट प्रैक्टिस सेट के 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आज आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रैक्टिस के सेट के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।